नमस्कार। इंटैक्ट प्रयागराज चैप्टर की ओर से मैं पल्लवी चंदे आज फिर हाजिर हूँ एक नई परिचर्चा के साथ। आज हमारे साथ चर्चा में है वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के श्री धनंजय चोपड़ा। चोपड़ा साहब शिक्षा जगत से हैं। उन्होंने पत्रकारिता में भी बहुत समय दिया है। अभी भी वो पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं जो काफी चर्चित हैं, पॉपुलर हैं। उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक उनके संपर्क में हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उनसे बहुत मोटिवेशन लेते हैं। मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना समय इंटैक्ट प्रयागराज चैप्टर के इस परिचर्चा के लिए दिया। आज सर से मैं चर्चा करूंगी बीते हुए जमाने के लोगों के बारे में। चर्चा का विषय है इलाहाबाद, वे दिन और वे लोग। सर से मैं सुनना चाहूंगी कि किस तरीके से पुराने जमाने के लोगों ने हमारे शहर के विकास, चाहे वो लिटरेरी हो, एजुकेशनल हो, कल्चरल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से योगदान दिया। तो मैं वेलकम करती हूँ श्री धनंजय चोपड़ा। सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हाँ कहा इस पर परिचर्चा के लिए। मैं बहुत ही प्रिविलेज महसूस कर रही हूँ कि मैं आपके समक्ष हूँ और हम इस बहुत ही अच्छे विषय पे आपसे चर्चा करें। वेलकम। सच बात तो ये है कि हमारा इलाहाबाद विविध संस्कृतियों का, विविध परंपराओं का, विविध रवायतों का एक ऐसा शहर है जो अब आप कहेंगे अतिशयोक्ति है, लेकिन मैं अपने शहर से प्यार करता हूं, इसलिए मैं कहता हूं ऐसा ऐसा शहर कहीं नहीं है। ये शहर वो शहर है जिसे बनाने के लिए, जिसे मांझने के लिए, जिसकी बनावट में अपना योगदान देने के लिए हर पीढ़ी लगी रही, हर पीढ़ी। ये ऐसा नहीं है कि हम जब बात करें आजादी के दिनों की तो हम पाते हैं कि उन दिनों इस शहर को बनाने में जहां एक और मदन मोहन मालवीय जैसे लोग लगे हुए थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग लगे हुए थे, तो वहीं इस शहर को बनाने में निराला जैसे लोग लगे हुए थे। इस शहर को बनाने में पंत जैसे लोग लगे हुए थे। हमारी हमारी जो शहर से जो आवाज उठती थी वो बड़े गौर से सुनी जाती थी कि लोग जानते थे कि जो आवाज इलाहाबाद से आएगी वह पूरे देश को ही नहीं, पूरी विश्व की संस्कृति को बनाने में और मांझने में बहुत बड़ा योगदान देगी। ये अनायास नहीं था, ये अनायास नहीं था कि पुराने जमाने से ही यही एक परंपरा चली आ रही है कि चलते हैं इलाहाबाद में मुहर बंद होकर आते हैं, यानी अपने काम की मुहर लगवा कर आते हैं, यानी अपने काम को एक तरीके से कहा जाए उसकी समीक्षा करवा के आते हैं। बड़ी बात आपको बताएं कि हमारे समय में भी ऐसे ऐसे विविध प्रकार के लोग थे। जब हमारी बनावट मजावट के दिन थे, जब हम सब हाई स्कूल और 10वीं और 11वीं, यानी कि जब हम होश संभाल रहे थे, हम अपने होश में साहित्य को जीने लगे थे, संस्कृति को जीने लगे थे, तो भी इतने सारे लोग थे जो बनावट और मजावट में बड़ा काम करते थे। इस शहर में अगर देखा जाए तो 3 धाराएं एक साथ बड़ी बह रही थी, जिन्हें हम कह सकते हैं कि वह सरस्वती की धाराएं थी। एक धारा ऐसी थी जो कि पूरी की पूरी भाषा और पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी। एक ऐसी धारा थी जो एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र की धारा थी, और एक ऐसी धारा थी जो साहित्य और संस्कृति की, सांस्कृतिक अवदानों की, उपादेयों की काम कर रही थी। तो ये जो 3 धाराएं थी, इन्हीं को सरस्वती कहा गया। इन्हीं को कहा गया कि हम जो इलाहाबाद की गंगा जमुनी सरस्वती की कल्पना करते हैं वो ये सरस्वती की धारा थी। अब देखिए ना कि एक तरफ राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भाषा को लेकर बड़े संजीदा होकर काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मदन मोहन मालवीय
पत्रकारिता को लेकर काम कर रहे थे। पद्मकांत मालवीय पत्रकारिता, बालकृष्ण भट्ट पत्रकारिता को लेकर काम कर रहे थे। और एक ऐसी परंपरा को बनाने का काम हो रहा था जिस पर हमारी भारतीय संस्कृति, हम इलाहाबादी संस्कृति नहीं कह रहे, भारतीय संस्कृति को आधार मिलना था, एक उसको बेस मिलना था। एक तरीके से कहा जाए कि पूरी की पूरी पीढ़ी जो थी उस पर सवार होकर आगे आने वाली सदी के लिए अपनी तैयारी कर रही थी। तो एक अद्भुत समय था पल्लवी जी। मैं तो उसकी कल्पना करके, क्योंकि मेरा जन्म उस मोहल्ले में हुआ जहां मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ, जहां राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ, जिस मोहल्ले में गुरु गोविंद सिंह अपनी माँ के पेट में आए, वो मोहल्ला बड़ा उर्वर मोहल्ला, धर्मवीर भारती का मोहल्ला है वो। उस मोहल्ले में उमाकांत मालवीय जैसे गीतकार आकर बस जाते हैं। उस मोहल्ले में पद्मकांत और कृष्णकांत मालवीय जो है वो अभ्युदय जैसी मैगजीन निकालते हैं, जो कि हिंदी प्रदीप जैसी पत्रिकाएं वहां पर आकार लेती हैं। तो ये एक ऐसी परंपरा को जीने का अवसर मिला मुझे। जब मैं गलियों से निकलता था, जब मैं लोगों से मिलता था, जब हमारा बचपना था, तो मैं देखता था कि इतनी इच्छा शक्ति से भरे हुए लोग, इतने आत्म गौरव से भरे हुए लोग, इतने आत्मविश्वास से भरे हुए लोग शायद ही दुनिया में कहीं मिल पाते हो जिंदगी वहां पे। तो हम लोगों की परवरिश ऐसे माहौल में हुई। हम तो चाहते हैं कि पूरे इलाहाबादी संस्कृति जो है वो हमारी पीढ़ियों को बनाने का काम करे। पल्लवी जी, आपने जिक्र किया कि वो चाहे वो आप उस शहर के उस भाग से आते हैं जिसे हम लोकनाथ कहते हैं, और लोकनाथ वो मोहल्ला है जिसने भारत को 3 रत्न दिए, पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन। इन जैसी महान हस्तियां जिस मोहल्ले से आती हैं, उसी मोहल्ले में आपका जन्म हुआ, तो निश्चय ही उनका जो आशीर्वाद है वो आपको जन्म से प्राप्त हुआ, और आपने भी उन्हीं के समान शिक्षण और पत्रकारिता में समय अपना दिया है, अपना योगदान दिया है। शहर को इन गणमान्य लोगों ने, एक आपने जैसा कहा, ये तीनों धाराएं थी, साहित्यिक धारा, शिक्षा की धारा और रंगमंच की धाराएं, ये तीनों धाराएं मिलके हमारे शहर को एक संस्कृति इन्होंने प्रदान किया। सर, आपने जिक्र किया पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित मदन मोहन मालवीय का, और मालवीय जी ने पत्रकारिता की और साथ साथ राजनीति में भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, बहुत योगदान दिया है उन्होंने हमारे शहर के विकास में। तो मैं आपसे जो पहले चर्चा करूंगी वो ये है, पंडित मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व और उनके कार्यों के बारे में, या उनके जीवन से कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बताता हूँ कि पंडित जी का जन्म जो था वो भारती भवन के इलाके में, मालवीय नगर का पूरा इलाका है, अंदर लोग चौक से लोकनाथ के अंदर चले जाएंगे तो अय्यापुर इलाका पड़ता है, पुराना अय्यापुर का इलाका, जो बाद में मालवीय नगर में भी डिवाइड हुआ। तो वहां पंडित जी का जन्म होता है। पंडित जी बचपन से ही इतने मेधावी थे, वो मोहल्ला ही बना देता है लोगों को। वो मोहल्ला बड़ी बनावट और मजावट का मोहल्ला है। और आप देखिए ना कि जब पंडित जी निकलते थे तो वहां लोकनाथ पर एक चर्च है, चर्च के बाहर जो है वो एक पादरी खड़ा हो जाता था और लोगों को ईसाई धर्म का उपदेश देने लगता था। पंडित जी को लगा कि ये तो अंग्रेज है और अंग्रेजियत समझाया करता है, और हमारे यहाँ के लोग, भोले भाले लोग, इसको विद्वान मानकर सुनने लगते हैं। पंडित जी की देखिए आभा देखिए कि वो कहते हैं हमारी संस्कृति कम थोड़ी ना है, हम भारत के लोग, हमारी भारतीय संस्कृति भी बड़ी मजबूत संस्कृति है और लोगों को बताया जाना चाहिए। तो पंडित जी भागकर घर जाते हैं, 10-12 साल के पंडित जी हैं, और वो भाग कर जाते हैं, घर से एक स्टूल ले आते हैं। स्टूल इसलिए लाते हैं कि वो लंबा चौड़ा पादरी है, उसके बराबर खड़े होने के लिए तो कम से कम नीचे एक स्टूल रखना पड़ेगा। तो वो एक स्टूल ले आते हैं और स्टूल को उस पादरी के समकक्ष खड़ा कर देते हैं और उस पर खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं, सुनो सुनो, हमारे पास हमारी संस्कृति की गाथा है, हमारे पास हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है, और जिसे हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। और वो कहना शुरू करते हैं तो पादरी चुप हो जाता है और पलक सुनने लगता है। फिर देखता है कि पादरी ये तो रोज करने लगा ये बच्चा। अचानक पादरी को सूझता है कि क्यों ना इसे अपनी गोल में ले लिया जाए। पादरी उससे कहता है कि
मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा। और पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी सोचते हैं कि इससे बेहतर मौका और कुछ नहीं हो सकता, अंग्रेजों को अंग्रेजी में ही समझाना पड़ेगा, और वो पादरी से अंग्रेजी सीखने लगते हैं। देखिए क्या क्या विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हम रहेंगे लेकिन हम तुम्हारी भाषा सीखकर तुमको समझाने का प्रयास करेंगे। ये वो मोहल्ले की शक्ति है। मैं आपको बताऊं, बड़े बड़ी अद्भुत, जैसे आपने कहा ना कि वहां पे कई कई धाराएं थी। वो एक धारा थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहीं पैदा होते हैं, वहीं पर मैंने कहा ना धर्मवीर भारती पैदा होते हैं। वहीं पर जब ज्ञानी जैल सिंह आते हैं यहाँ पर और उन्हें पता लगता है कि ये तो वही मोहल्ला है जहां पर गुरु गोविंद सिंह ने जन्म लिया है, तो वो इसी मोहल्ले में चले आते हैं और कहते हैं कि बड़ा लंबा मोहल्ला है, और साइकिल चलाते हैं, वहां पर साइकिल से घूमते हैं। ये अय्यापुर कहते हैं ना कि का गुरु का हाल है, तो कहीं ठीक है कहीं ठीक है होना चाहिए, अजौन है तौन है, रहो ना आराम से। तो चक्कर ये है कि जो हो सो देखा जाए, कह के लोगों ने कितनी बलाएं टाल दी। गजब का आत्मविश्वास है। और गजब, देखिए ना, वहां एक आदमी रहते थे मालवी जी, फटी बनियाइन पहनते थे, फटी बनियाइन है, फटी जांघिया पहने हुए हैं, और बनियाइन की जेब में, बनियाइन में दो जेब हैं, एक जेब में इलायची रखे हैं और एक जेब में जो है चना भुना हुआ रखे हैं। पंडित जी के पास केवल एक जोड़ी कपड़ा है, उसको प्रेस करा के रखे रहते हैं, कोई जजमान बुलाता है तब पहनते हैं, वरना फटी बनियाइन और फटी जांघिया में घूमते हैं। और कोई पूछ ले, मैंने देखा है उन्हें, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई पूछ ले उन्हें, और पंडित जी क्या हाल है, कहीं ठीक है, सब हाल ठीक है, सब चल रहा है, ठीक है चल रहा है, दुइया शौक है, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, चल रहा है। फटी बनियाइन पहने हुआ आदमी, चना फाकता हुआ आदमी कह रहा है कि दुइया शौक है, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, और वो जी रहा है मजे से। और पंडित जी से कोई पूछ ले इलायची इतनी महंगी कहां से ले आवा, तो कहा तो पैसा नहीं ना, कहीं पागल है कहा, जौन जगह पूजा कराए जाई थी वहां पे लिखवाए दी थी 50 ग्राम इलायची भगवान को चढ़ना है, विष्णु जी को दूध चढ़ावा, बाकी सब अपनी जेब में, तुम लोग कोनो विष्णु से कम हो का, तो तुमरे लिए इलायची लेके आते हैं। गजब का आत्मविश्वास है। और ये जो आत्मविश्वास मिलता है वहां पर, वो उसी खरे ना, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अहियापुर, मालवीय नगर, ये जो आपने लोकनाथ का नाम लिया, उधर के पीछे चलने वाला जो इलाका है और कल्याणी देवी मंदिर के बीच का इलाका है, गजब का आत्मविश्वास है। अपने चबूतरे पर बैठकर मैंने कितनी पाठशालाओं का आभास लिया। वो जमाना था जब अखबार नहीं होता था, वो जमाना था जब केवल रेडियो सुना जाता था, वो भी बीबीसी लंदन सुना जाता था, आकाशवाणी तो बहुत बाद में सुना जाने लगा, बीबीसी लंदन सुनते थे लोग, और उसके बाद राजनीतिक चर्चा करते थे। राजनीतिक, मैंने पहली बार वहां सुना कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, और वहां पर समाचार आया और उसकी मीमांसा हुई, और गजब के नरेशन वाले लोग होते थे, नरेट करने वाले लोग होते थे। आप कह सकते हैं वो, मैं उन्हें गपअड्डा कहता हूं, गप का अड्डा, इतनी बढ़िया गप मारते थे और ऑथेंटिक गप मारते थे, यानी कि पूरी जानकारी उनके पास रहती थी। अब वो कहते क्या है कि देखिए वो इंदिरा गांधी उधर से आवत रही और इधर सतवंत और बेअमंत जो है स्टेन गन ताने खड़े रहे, और पीछे जो है वो आर के धवन और फोतेदार आवत रहे, और दोनों जने आवत रहे, इंदिरा गांधी मुड़ मुड़ के बात करत रही। अचानक जो है इंदिरा गांधी पीछे मुड़ी और सामने आई, सतवंतवार टाटा 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 गोली चलाए थे, और इंदिरा गांधी गिरी बार, इधर जो है फोतेदार जो है फाइल फेंकिन, उधर धवन आर के धवन जो है छाता फेंकिन और चिल्लाई सोनिया जी, इंदिरा जी को गोली मार दी गई। उधर से सोनिया जी आई और कुछ सफेद कुर्ता पैजामा पहने रही और चूड़ीदार पैजामा, और उधर से इतना आंखों देखा हाल मालूम थे कि वहीं पर खड़े हो, और सब अपलक सुनते थे। और ये ऑथेंटिसिटी के साथ गप, क्योंकि ये सब तो अखबार में और रेडियो में बताया जा चुका था ना, तो ऑथेंटिक गप हुई ना। उसमें पुट क्या डालते थे कि उसमें अपना पुट जरूर डालते थे। जैसे इंदिरा गांधी गिरी और इंदिरा गांधी जो रही वो एम्बुलेंस के अंदर वो जिंदा रही, और कहीं बहू बचाओ, इंदिरा सोनिया गांधी तड़पत रही, कांग्रेसी रहे तो कैसे कुछ और बोले, तो कहें कि इंदिरा गांधी तड़पत रही, सोनिया जी कहें धैर्य रखो, कितना धैर्य रखती, 17 गोली लगी रही, निपट गई। अब चक्कर ये था कि इस पूरी कथा में आप सोचिए कि सब मुंह बहा के ऐसे सुन रहे हैं, जैसे मालवीय जी, पूरा मालवीय जी थे उनका नाम, जो सुना रहे थे वो मालवीय जी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सुना कहते मालवीय जी जैसे आंखों से देख कर आए हो, इतना अद्भुत हाल। इसी तरीके से इराक ईरान के युद्ध का हाल, इसी तरीके से और जो भी होता था वो रेडियो में सुना जाता था और फिर उसको चबूतरे पर बांचा जाता था। हमारी परवरिश, कहते हैं ना कि हमें बनाता कौन है,
हमें जी। बनाता है हमारी परवरिश और हमारा परिवेश। हमारी बनावट और सजावट में हमारी परवरिश और परिवेश का बड़ा हाथ होता है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे पिता जो थे वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में शामिल हो गए। कोई भी दरवाजा खटखटाता था तो दरवाजा खोलने का काम मेरा था, और खोलते ही मान कहना था पिताजी नहीं है, क्योंकि वो तो भूमिगत थे। पहली बार हमें पता चला कि भूमिगत के माने क्या होते हैं, यानी कि सामने नहीं आना है। और चक्कर ये था, मैंने देखा कि उन दिनों मोहल्ले के लोग कि भैया इनको तो पुलिस ढूंढ रही है, और ये जो है वो दूसरी आजादी का नाम दिया गया था, इमरजेंसी लगी हुई थी, तो खाने का सामान, चीजों को पहुंचाना, बच्चों की केयर करना, ये सब मोहल्ले के लोगों ने उठा रखा था। आज मोहल्ला है कहीं ऐसा? आज लोग बहुत कटाव से होते चले जा रहे हैं। हम पुराने मोहल्ले में तो अभी भी बचा हुआ है भैया, सब लोग बचा कर रखे हुए हैं इस सारी रवायतों को। और यही ट्रांसफर जो आपने कहा ना, यही रवायतें, यही हमारी परंपरा, यही हमारी संस्कृति हमें उन लोगों को ट्रांसफर करनी है, उन लोगों को स्थानांतरित करनी है जो हमारे पीछे की पीढ़ी आ रही है। हम साथ जीने वाले लोग हैं। हमारे घर में या दूसरे के घर में कोई भी कुछ हो जाए, लोग एक जनाब वो चोपड़ा थे, उनका नाम कोई चोपड़ा था, मैं उन्हें नाम याद नहीं आ रहा है, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन वो इसलिए मेरे जहन में बस गए कि चोपड़ा थे। कोई मर जाए वो उसके घर पहुंच जाते थे, लोग जानते भी नहीं थे, और वो सामान जुटवाना शुरू कर देते थे और अर्थी बांधना शुरू कर देते थे और ये करते थे, और वो सारा कुछ इंतजाम करना, और घर वालों को पता ही नहीं लगता था कि क्या इंतजाम होना है, कैसे होना है, सारा इंतजाम। और जब अर्थी उड़ जाती थी तो पीछे से हाथ जोड़ के धीरे से सरक लेते थे। जान नहीं पाते थे लोग कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ये मोहल्ले की रवायत थी, ये लोग थे वहां। मैं आपको बता, दयालु गुरु, माना गुरु, माना गुरु कितने इलेक्शन लड़ते रहे। पूरे शहर दक्षिणी से माना गुरु इलेक्शन लड़ते रहे। छुन्नन गुरु के बाद माना गुरु, छुन्नन गुरु की क्या पहचान, हाथ में डंडा मुंह में पान, वो वाला जमाना था। और छुन्नन गुरु तो लड़ने, नेहरू डरते थे, क्योंकि वो आधी रात को दरवाजा खटखटा दिया छुन्नन गुरु का तो लोग पहुंच गए। यही हाल माना गुरु का था। नौकरी करते थे लेकिन इलेक्शन लड़ते थे, चुनाव आता था तो चुनाव लड़ते थे, हार जाते थे लेकिन चुनाव लड़ते थे। माना गुरु कभी जीत नहीं पाए, लेकिन वो चुनाव लड़ते थे। लेकिन मजाल है कि कोई भी इलाके में कोई भी किसी को काम पड़ जाए और माना गुरु उसके लिए डंडा लेकर न दौड़ पाए। ये चीज आज मिलने से रही। हमें इन चीजों का ट्रांसफर करने की, मैं इसीलिए कहता हूँ ना, बार बार मैं कहूंगा कि आपने इन चीजों को याद करके, इन चीजों को दोहरा कर, मैंने देखा है कि किस तरीके से नेताओं का जी। डंडा लेकर, मैं चौधरी नौनिहाल साहब की बात करूं, चौधरी नौनिहाल चौधरी। साहब जी। चौधरी नौनिहाल साहब उधर से गुजर, हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, और हम लोग अपने फाटक में, हम जहाँ रहते थे तो वो पक्की संगत है, पक्की संगत गुरुद्वारा, उसके ठीक बगल में एक फाटक हुआ करता था, ऊंचा रहा है गंगा प्रसाद का फाटक, उसके अंदर हमारा मकान था। तो फाटक में 10-20 मकान थे, और उस फाटक एक हाथा जैसा था, उसके बाहर नल था। तो वहां से चौधरी साहब गुजर रहे थे और डंडी से, अपनी छड़ी से नल खोल के देख रहे थे कि नल आ रहा है कि नहीं। तो एक लड़के ने क्या किया, उनकी छड़ी पकड़ा और कहा, हे नेताजी, छड़ी से नहीं खुलता, एके लिए जिगरा लगा हुए पड़त है, जिगरा। और ये बात नौनिहाल साहब को लग गई, और नौनिहाल साहब ने कहा, आज हम यही काम में जिगरा लगाई थे, आज तुम्हार नल ठीक हो जाए। और हम आपको बताते हैं कि चौधरी साहब हमारे इलाके के विधायक नहीं थे, वो शहर पश्चिमी से जीतते पश्चिम थे, के थे। लेकिन जी। हमारे शहर में उस समय जो था, उस समय राम गोपाल संड जीता करते थे, दीपक चुनाव निशान से जो जनसंघ का हुआ करता था। तो लेकिन हमारे इलाके में चूंकि चौधरी साहब का मकान था, चौधरी साहब विधायक तो थे पश्चिमी के, मकान था राम गोपाल संड के इलाके में, तो वो गए राम गोपाल संड के 10 आदमियों के रूप में और कहा कि आइए विधायक जी। कहा, नहीं, मैं विधायक के हैसियत से नहीं आया हूं, मैं अहियापुर मोहल्ले के नागरिक की हैसियत से तुम्हारे दरवाजे में आया हूं राम गोपाल, और तुमको ये काम करना है। आप देखिए, राम गोपाल, जब तक चौधरी साहब खड़े रहे, राम गोपाल खड़े रहे, होंगे प्रतिद्वंदी पार्टी में, लेकिन चौधरी साहब ने ना इधर का पाला बदला और ना राम गोपाल उन्हें पाले में खींच पाए। चक्कर ये है कि हमारे पास ये जो संस्कृतियों का, ये जो परंपराओं का जखीरा है ना, वाह। ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत।
वो इलाके में दुष्यंत का रहना, वो छत पर रहना गाड़ीमान टोला के इलाके में, वो भी पास में ही पड़ता था, इधर चले जाएं आप तो वो पड़ता था। वहां पर दुष्यंत ने मकान ले रखा था, और मकान इसलिए ले रखा था कि जिससे वो प्यार करते, वो एक तरफा प्यार था, वो प्यार करते थे तो वो दूसरी तरफ उसका मकान था, वो कागज में पुड़िया बांध बांध कर फेंकते थे। जब उन्हें पता लगा कि उधर से कोई रिस्पांस नहीं है तो दुष्यंत ने मकान बदल दिया। कहने का मतलब है कि हवाओं में प्रेम है, हवाओं में इश्क है, अपने लोगों से इश्क है, अपनी परंपराओं से इश्क है। आज भी जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो स्कूटर उठाता हूँ और उन गलियों में घूम कर आता हूँ। सच मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब मैं एक चक्कर लगा लेता हूँ, कुछ लोगों को प्रणाम कर लेता हूँ, अपने आप आत्मविश्वास आ जाता है, अपने आप जीने की ललक आ जाती है। ये वो इलाका है और उसकी आबो हवा है। सर बहुत अच्छी चर्चा हुई, और आपने जो जो बताया, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पुराने जमाने में अपनत्व बहुत था, इतना बहुत ज्यादा अपनत्व था। और मोहल्लों में जो लोग निवास करते थे और अभी भी निवास करते हैं, उनमें जो भाईचारा और प्रेम था, सौहार्द था, अब वो जमाने नहीं रहे। लोग वही हैं, पीढ़ियां जरूर बदल गई हैं, पर वो अपनत्व नहीं रहा। पहले आपने चौधरी जी के बारे में जिक्र किया, आपने जो वो व्याख्या सुनाया, वो इंसिडेंट सुनाया पंडित मदन मोहन मालवीय कि वो किस तरह चर्च के पादरी तक पहुंचे और उन्होंने उस बार, वो चीज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये इंसिडेंट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से मालवीय जी को प्रेरणा मिली कि हमें अंग्रेजों को यदि हराना है तो इनकी भाषा से ही सीख के हमें इन्हें पराजित करना होगा। सर आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। चौधरी जी के बारे में भी मैं छोटी थी तो मुझे याद है वो मेरे घर आया करते थे, क्योंकि पापा राजनीति में थे, मेरे पिताजी। तो मैं देखा करती थी, मतलब जो पुराने लोग थे उनके जो क्वालिटीज थे या जो उनका हम्बलनेस था, वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग था, दिल को छूने वाला था। अब तो नेता, राजनीति भी बदल गई है, नेता भी बदल गए हैं। अब तो ये होता है कि मुंह देख के चर्चा होती है कि यदि न आप रहे वे थोड़ा दिन, भला न आप रहे अपनी वे दिन, पार्टी के, बना जी हुए वो दिन लोग। एक चीज और मैं आपको बताऊं, आप कुछ पूछें उससे पहले मुझे ध्यान आ रहा है, जी उस समय के साहित्यकार, जब हमारी बनावट मजावट के दिन थे, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। वो जो एजी ऑफिस के बाहर बैठकी लगती थी, वो जो साहित्यकारों के पास जाकर बैठना होता था, वो चाहे महादेवी वर्मा रही हो, चाहे वो जगदीश गुप्त रहे हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत वर्मा रहे हो, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने इनके पास बैठकर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। उस समय ये जो गोष्ठियां होती थी, ये जो पाठशालाएं लगती थी, आज हिंदुस्तानी एकेडमी में लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, उस समय दरी जाजिम पर बैठते थे, और वो पाठशालाएं होती थी। चाहे वो हम चाहे वो साहित्यिक अड्डे पर चले गए हों, और चाहे हम किसी साहित्यकार के पास चले गए, मुझे महादेवी वर्मा जी के पास भी जाने को मिला, मुझे लक्ष्मीकांत वर्मा जी के पास भी जाने को मिला, मुझे जगदीश गुप्त के पास भी बैठने को मिला, मुझे रघुवंश जी के पास बैठने को मिला। तो हमारी जो परवरिश होती थी, हमारा जो दिमाग बनता था, हमारी जो थॉट प्रोसेस बनते थे, हमारी जो भाषा बनती थी, हमारी जो भाषा के संस्कार बनते थे, वो अद्भुत थे। आज ऐसी पाठशालाएं नहीं है। नहीं हमको लोग को प्रमोट किया जाता था। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं 8th क्लास में था, मैंने कविता लिखी, और मुझे मंच पर खड़ा कर दिया जाता था कि सुनो भाई, इन्होंने कविता लिखी है। और मैं आपको बताता हूं कि गजब तरीके से मुझे प्रोत्साहित किया जाता था। ये प्रोत्साहन ही था कि मैं अग्रवाल इंटर कॉलेज में कक्षा 10वीं का विद्यार्थी था, और हमारे टीचर हुआ करते थे श्री बिंदेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी और डॉक्टर महेंद्र जी श्रीवास्तव जी। हम लोगों ने इनके संरक्षण में हाई स्कूल में पत्रिका निकाल दी। मैं प्रधान संपादक था, यश मालवीय उसके उप संपादक बनाए गए, वसु मालवीय उसके उप संपादक थे, और हम लोगों ने हाई स्कूल की परीक्षा, यश मालवीय इंटर में थे, वसु मालवीय हाई स्कूल में थे, दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मैंने प्रधान संपादक था, मैंने अपने अध्यापक के संरक्षण में पत्रिका निकाली। इसका तस्दीक करेंगे यश मालवीय कि हम लोगों ने पत्रिका छापी, हालांकि प्रूफ में बहुत गलतियां रह गई क्योंकि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन प्रधान संपादक बिल्कुल ठीक छपा हुआ था। और आपको बताते हैं
कि जब उस पत्रिका को विमोचन का दिन तय हो गया, अब विमोचन का दिन तय हो गया तो वो जो है क्या कहते हैं वहां त्रिपोलिया हनुमान मंदिर में हॉल के लिए पैसा तो था नहीं, छपवाया तो हम लोग ने किसी तरीके से चंदा इकट्ठा करके था, विज्ञापन लेकर इकट्ठा किया था, तो 50-50 रुपए के विज्ञापन लिए थे, और जब जिसके पास विज्ञापन मांगने जाते थे तो उसके पास मालवीय जी का हवाला देकर, उमाकांत मालवीय जी का हवाला देकर या संत कुमार टंडन रसिक जी का हवाला देकर हम लोग विज्ञापन ले आया करते थे। अच्छा, इकट्ठा हो गया। अब जब जिस दिन विमोचन होना उस दिन पत्रिका ही नहीं आई छप के। अब क्या होगा? मालवीय जी के पास हम लोग भागे भागे गए, मालवीय जी माने उमाकांत मालवीय, हम लोग भागे भागे उमाकांत मालवीय जी के पास गए और वहां पर हम लोगों ने उनसे बताया सारी बातें, कहा कि देखिए हम लोगों की पत्रिका जो है वो छपकर नहीं आ पाई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फाइनल प्रूफ्स को बाइंड कराओ और उसे साटन के कपड़े में लपेट कर और रख देना। अब आपको बताते हैं कि वहां पर इकट्ठा किए गए, वहां पर अजामिल इकट्ठे आए, वहां पर अमरनाथ श्रीवास्तव जी आए, वहां पर सुधांशु उपाध्याय आए, वहां पर जगन्नाथ सहाय वर्मा आए, ऐसे बड़े बड़े जो उस समय के साहित्यकार लोग थे, गीतकार लोग थे, वे सब के सब वहां पर इकट्ठे हुए और फाइनल प्रूफ्स का विमोचन हुआ। ये अजब था, ये गजब था। और मालवीय जी ने कहा कि दुनिया में आज रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि सबने किताबों का विमोचन देखा होगा, हम आज फाइनल प्रूफ्स का विमोचन कर रहे हैं। तो ये एक इतनी अद्भुत घटना हमारे जीवन में घटी और उसने बनावट, हमारी बनावट और मजावट में योगदान दिया कि हम लोग हाई स्कूल में संपादक हो गए। मैं आपको बताता हूं कि फिर तो पत्रिकाएं निकलने का क्रम चला। हम लोगों ने अपने से अब सेवा पत्रिका उसका नाम रखा था, तो उसके कई अंक निकाले। मालवीय जी की जब डेथ हुई तो संघर्षों का दस्तावेज बनाम उमाकांत मालवीय नाम से पत्रिका का अंक निकाला, फिर इलाचंद जोशी का निकाला, फिर धर्मवीर महादेवी वर्मा जी पर निकाला, और ये जो रवायत थी वो चल पड़ी। तो ये बनावट और बजावट जो होती थी इन साहित्यकारों के सानिध्य में रहकर, चाहे वो, मैंने कहा ना कि वो उस समय के साहित्यकार, और जब अद्भुत होता था समय, और लोगों के पास जो बड़े लोग थे ना, जो बड़े साहित्यकार थे, उनके अंदर बड़ा जिगरा था, वो प्रमोट करना जानते थे, वो लोगों को बनाना जानते थे, वो लोगों को आगे बढ़ाना जानते थे, वो लोगों को सिखाना जानते थे। आज यही चीज हम लोगों के भीतर, लोग कहते हैं ना कि आप अध्यापकी में आप बच्चों को बड़ा नरिश करने में लगे। मैंने कहा मुझे ये मिला है, मुझे ये परंपराओं में, ये पीढ़ियों में प्राप्त हुआ है ना, वही तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। तो मेरी बनावट और मजावट में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो चीजें जो हैं लोगों तक ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर कोई पूछता है कि सर कहानी कैसे लिखी जाए, सर कविता कैसे लिखी जाए, तो अचानक मुझे याद आते हैं, अचानक याद आ जाते हैं धर्मवीर भाई, जब हम उनसे बंबई मिलने जाते हैं और वो कैसे इलाहाबादियों से मिलते हैं, या हमें याद आ जाते हैं हरिवंश राय बच्चन कि वो इलाहाबाद आते हैं अमिताभ बच्चन के इलेक्शन में, और कैसे गले लगा के तपाक से मिलते हैं, और ये नहीं कहते कि अमिताभ बच्चन को वोट देना है, तुम लोग वोटर हो गए तो नहीं अभी, और हम लोग की उम्र भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने, मैं खुलासा कर दूं कि वो जमाना था कि क्या जुनून था लोगों के भीतर। मैं भी वोट दे के आया था, उस समय 21 साल उम्र होती थी और मैं 21 साल का नहीं था, लेकिन वोट देने में मैं पीछे नहीं था। तो ये वो जमाना था। हरिवंश राय बच्चन, जब मैं उनके 50 साल की मधुशाला हुई तो मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी कि उसमें लिखा था कि बच्चन जी, जब भी हाथ में लेता हूं चाय का प्याला, याद आ जाती है आपकी मधुशाला। और उसकी अंतिम लाइन मैंने लिखी थी, अब मैं बीएससी में छात्र था, और मैंने लिखा उनको कि 20 का मैं हूं और 50 की हो गई मधुशाला, है ना, मैं रहूं न रहूं पर रहे जीवित मधुशाला। गदगद हो गए बच्चन जी, और उन्होंने अपने हाथ से चिट्ठी लिख कर लिखा कि भाव भरा मैं याद करता हूं कि मैंने अपनी मधुशाला प्रयाग की ही धरती पर लिखी थी। आप रच रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत संतुष्ट। आज भी चिट्ठी मेरे पास है, और मैं कहता हूं कि ऐसे लोग, वे दिन वे लोग, वो हमें वापस चाहिए और हमें लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने ऐसे लोगों के साथ जिया है, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों के साथ अपनी बनावट और मजावट में कुछ पाया है, वो ट्रांसफर करें लोगों को, वो बताएं लोगों को कि जिंदा दिली क्या होती है, वो बताएं कि अक्खड़ी क्या होती है, वो बताएं कि फक्कड़ी क्या होती है, वो बताएं ना कि वो आबो हवा क्या होती है, वो बताएं ना कि हमारी इलाहाबाद की हवाओं में मोहब्बतें झूमा करती हैं, हमारी हवाओं में इश्क मोहब्बत। अब हम किताबों से इश्क करते हैं, हम अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम अपने शहर से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए भाग भाग कर
लौट लौट कर पूरी जहाज के पंछी पुनि पुनि जहाज पर आवे। वही वाला हाल हम लोगों का है। हम कहीं चले जाएं, इलाहाबाद हमसे छूटता नहीं। तो सर आपने ये बहुत अच्छा कहा। एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पुराने जो लोग थे वो प्रमोट करते थे, उन्हें पता था, वो ट्रेन करते थे, प्रमोट करते थे, एनकरेज करते थे यंग राइटर्स को। और किस तरीके से आपने 10वीं क्लास में ही मैगजीन्स का संपादन शुरू किया था, और आपको 8वीं क्लास में किस तरीके से खड़ा होने के लिए कह दिया गया था और कविता पढ़ो। तो आपकी ट्रेनिंग तो बहुत बाल्यकाल से होने लगी थी। और लोग कितने अच्छे से, मतलब वो पाठशालाएं, एक आपने जो जिक्र किया पाठशालाओं के बारे में, वाकई में आज वो इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, पर वो जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा और साथ ही गुरु का वो आदर स्नेह अपने शिष्य के प्रति, कि वो उसे इनकरेज भी करता है और उसे राह दिखाता भी है, वो कहीं ना कहीं अमिस हो गया है। चाहे वो कह लीजिए कि कमर्शलाइजेशन हैज एंटर्ड इनटू द रिलेशनशिप। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपने बीच में छुन्नन गुरु का भी जिक्र किया था। मैं उनके बारे में कुछ एक आध इंसिडेंट्स आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग तो काफी बाद की पैदाइश हैं और छुन्नन गुरु की बातें हम सिर्फ पढ़ते हैं और लोगों से सुनते हैं, आप जैसे लोगों से। पर मैं चाहती हूँ कि वो हमारे इलाहाबाद के इतने प्रोलिफिक एंड इलस्ट्रियस, इतने बड़े नेता हुआ करते थे, और लोकनाथ के मशहूर नेता, इतने दिनों तक एमएलए रहे, म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन थे, जिससे कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कभी घबरा जाते थे। छुन्नन गुरु के बारे में कुछ सुनना चाहूंगी। देखिए, मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, और छुन्नन गुरु की जब देहांत हुआ, मैं ये कहता हूँ कि लेकिन उनके चर्चे और उनका, हम आपको बताएं कि हमारा परिवार लाहौर से आया था, और मेरे बाबा बताया करते थे कि जब हम लाहौर से आए यहाँ पर, और वो आज़ादी के पहले आ गए, और वो बच्चे थे यहाँ पर, और गुरुद्वारे में रुका दिए गए। वो कहानी है, जो एक कहानी मैंने लिखी, हाय रब्बा विंद्रो मर गई, वो छपी हुई है। लेकिन बाबा बताते हैं कि जब भी कष्ट पड़ा, जब भी हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ, हमने देखा कि मुंह में पान दबाए, छड़ी लिए, लाठी लिए, गुरु खड़े हैं। छुन्नन गुरु नहीं कहते थे, गुरु खड़े हैं, गुरु आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि मैंने ये देखा बचपन में कि गुरु आ रहे हैं, गुरु परंपरा। और आपको बताते हैं कि छुन्नन गुरु का ये औरा था, ये औरा था। एक बड़ी अच्छी सी बात बताएं कि गुरु जो थे वो अपने शहर का आकस्मिक दौरा करते थे। अब कोई करे, आपको विधायक दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ गए आपके विधायक, या तो मंत्री बन के भाग जाते हैं या तो कहीं चले जाते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन गुरु अपने इलाके का आकस्मिक दौरा करते थे कि आज यहाँ पर हम चलेंगे। और ऐसा नहीं था कि पौ 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 गली में घूमते थे कि कुत्ते के पिल्ले की तरह गाड़ियां रेक जाती हैं और पता लग जाता है कि कोई मंत्री या विधायक आया हुआ है। ये कविता की लाइनें हैं किसी कवि की। मैं ये कहता हूं कि गुरु की लाठी की ठक ठक आज के गाड़ियों की आवाज थी। ठकठका देते थे लोग, बारजे पे आ जाते थे, गुरु आए हैं कहा। अब गुरु आ जाते थे और गुरु हालचाल लेते थे। गुरु कहते थे कि हमसे शिकायत न करो, हमें न बताओ कि नाली साफ हो रही है कि नहीं, सड़क बन रही है कि नहीं, ये तो हमें दिख ही रहा है। अपना बताओ क्या हाल है, तनख्वाह उनखा मिल रही है ना, खर्चा उर्चा चल रहा है ना, दवाई दारू चल रही है ना, दवा दारू चलनी चाहिए, खाना पान चलना चाहिए। अब गुरु के सम्मान में लोग बिछ बिछ जाते थे। कहने का मतलब ये है, इसको कहते हैं कि नरिशमेंट, अपने इलाके को नरिश करना, अपने इलाके को बेहतर बनाना। तब न घबराते थे कि गुरु एक लाठी पटक देंगे अगर तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे, ये इलाके में था। और नेहरू इसीलिए घबराते थे कि अगर कहीं ठकठकाए दिए गुरु तो हम तो घिर जाएंगे। अब उस समय ऐसा तो था नहीं कि ब्लैक कैट कमांडो से घिर के आए,
तो नेहरू को भी पता था कि हमें, अच्छा मजे की बात ये थी कि गुरु इज्जत सम्मान बहुत करते थे सबका। गुरु के बारे में जो सुना, मैं कुछ दिनों बाद जो है, आपने जो बात कही, मेरी ये किताब में बहुत सारे लोग शामिल हैं, उसमें गुरु भी हैं। तो गुरु के किरदार को मैंने बहुत करीब से लोगों से पूछा, अपने पिता से पूछा हुआ है, अपने बाबा से जाना हुआ है। इवन हमारी दादी का पैर में तकलीफ हुई और वो गुरुद्वारे जो था वो व्हील चेयर पे बैठ के जा रही थी और गुरु उधर से गुजर रहे थे। और गुरु, आप देखिए कि गुरु अकेले गुजर रहे थे और जो हमारे जो चाचा थे, वो जो थे व्हील चेयर को जब धक्का दे रहे थे, तो वो भी पहले गलियों में छोटी छोटी बीच बीच में नालियां होती थी, तो पहिया उसमें फंस गई। गुरु कहीं, लगत है अम्मा कुछ खिलाए उलाए नहीं रही हो पोते बेटवन को, धक्का ही न लगाए पा रहे, हट। और ऐसे कर, तो दादी इसी बात पे गदगद थी कि गुरु ने हमारी गाड़ी जो है आगे कर, जीवन भर गाया उन्होंने, अरे तुम लोग का गुरु हमारी गाड़ी जो है आगे। तो गुरु गाड़ी आगे बढ़ाए दिन, यही में कितना बड़ा कमाल हो गया। बाद में उनके परिवार के कुंदन गुरु भी रहे, लेकिन गुरु का औरा, गुरु की मैंने आपको 2-3 इंसिडेंट बताया कि किस तरीके से वो नरिश करते थे लोगों को। तो क्यों नहीं लोग याद करेंगे? जब आप लोगों की दुखती रग पर हाथ धर देंगे ना, जब आप किसी की कंधे पर हाथ धर देते हैं, किसी के सिर पर हाथ धर देते हैं, ये बहुत बड़ा काम होता है। और यही लोग तरसते हैं कि जब हम कष्ट में हो तो हमारे कंधे पर कोई हाथ धर दे, कोई सिर पर हाथ धर दे, और जब हम खुशी में हो तो हमारी हथेलियों को पकड़ के हमारे साथ थोड़ी देर नाच ले, थोड़ी देर झूम ले। यही तो है। बुलाओ, शादी पड़ी, लाठी टेक के का कार्ड देना भूल गए रहे हो का? अब देखिए, पहुंच गए गुरु, कहा कार्ड देना भूल गए रहे हो का? ले बिटिया की शादी है, बहुत ज्यादा भाव में ना आओ, पार्टी बदल दिए हो का? पैसा देकर बिना खाए चले गए। आज तो बुलाओ तो भी ना आएंगे लोग। अब कौन बुलाए? पता लगा एक बुलाए 70 आए, 70 तो पुलिस वाले आ जाएंगे। विधायक महोदय अकेले आए तो 70 पुलिस वाले और उनके प्रोटोकॉल हो चमचे। जाएगा। हाँ, प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो चक्कर ये था, क्यों नहीं याद करें हम अपने गुरु को भाई, क्यों नहीं जी याद करें? तो चुंदन गुरु को इसीलिए आज भी जब हम बताते हैं, मैं कोई बताए या ना बताए, मैं आज आपके माध्यम से लोगों को सिखाना चाहता हूँ। जब मैं परेशान होता हूँ तो मैंने कहा ना, मैं अपने मोहल्ले में जाता हूँ, अकेले नहीं जाता, मैं अपने पीछे अपने बेटे को बैठा के ले जाता हूँ, उसे दिखाता हूँ कि लखावड़ी ईंटों के मकान कैसे होते थे, देखो ये गुरुद्वारा है, देखो ये फलानी जगह है, और जैसे हम नमस्ते कर रहे हैं, जिसके पैर छू रहे हैं, ले ना आशीर्वाद, इनसे मिलेगा तुम्हें। आपको बताते हैं कि हम जब गुजरे तो हमने खड़े होकर 5 मिनट बताया कि ये मूर्ति जो है वो चुन्नन गुरु की मूर्ति है, ये कैसे थे, इनको बताना पड़ेगा हमें। ये लोगों को इसलिए नहीं बताना है कि वो चुन्नन गुरु को जाने, इसलिए बताना है कि वो उस परंपरा को जी सके, उस संस्कृति को जी सके, उस रवायत को जी सकें, अपनी जेहन में, अपने शरीर के भीतर रगों में बहता हुआ उसको पाएं, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके, लोगों के लिए बना सके। आज ये हमारे आज कमी आ रही है, लोग पहचानते नहीं है। हम लोग तो वो थे कि कोई मुंह फेर के खड़ा हो तो उसके कंधे में कर गुरु, नाराज हो का नमस्कार, और स्कूटर स्टार्ट करके चले गए, क्योंकि वो पीछे कहेगा कि हम तुमसे बातें करना नहीं चाहते, हम तुमसे बड़ा नाराज है। लेकिन वो कहने का मौका कहाँ देना है उसको, तो स्कूटर रोके और ठोके। अच्छा, कोई बुरा भी मान रहा, कोई हमसे नाराज है तो नमस्ते कर लो ना, नाराजगी खत्म कराओ, लेकिन दुश्मनी नहीं। हम लोग तो वो बशीर बद्र का वो शेर है ना कि दुश्मनी करो जमकर करो, गुंजाइश रखो कि जब मिलो तो मुस्कुरा सको। एग्जैक्ट शेर ये नहीं है, मैंने इसे बदल दिया, लेकिन भाव यही है कि दुश्मनी करो तो जम कर करो, लेकिन गुंजाइश रखो कि जब मिलो तो मुस्कुरा सको। भाई हम लोग तो उसी रवायत के हैं। सर बहुत अच्छा आपने चुनन गुरु के बारे में बताया, कैसे वो लाठी लेके अपने जब उनकी लाठी ठक ठक होती थी तो लोग बाजी पे आ जाते थे, और वो किस तरीके से सबका हालचाल लेते हुए, एक एमएलए थे अपने एरिया के, बट वो बहुत ही लोगों से बहुत कनेक्टेड थे, रूबरू थे। तो ये आजकल के नेताओं में नहीं है।
हमें तो आज तक मौका भी नहीं मिला है ये जानने का कि हमारे एमएलए ने कभी शायद हमसे पूछा भी नहीं होगा, ना हमारे कॉलोनी में कभी आए होंगे। तो हम तो जानते नहीं है, सिर्फ जानते हैं कि हाँ वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये देखिए, यही बदलाव है, ये समय का बदलाव है। और वो जो लोग जा चुके हैं, उनकी जो रवायत थी या जो उनकी संस्कृति संस्कार थे, जो जो उनकी जिंदगी थी, वो कितना हमें प्रेरणा देती है। और अगर हम उसको अपने अंदर लाएंगे तो निश्चय ही समाज में एक परिवर्तन आएगा, एक बदलाव आएगा। सर, बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ लोगों के बारे में चर्चा की। रह गए एक तीसरे जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। जी क्योंकि वो आपके लोकनाथ के थे, तो उनके बारे में भी, उनके व्यक्तित्व पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे या उनके जीवन बिल्कुल। से कुछ एनेक्डोट शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भी अय्यापुर इलाके के थे। आज भी उनका वो मकान वहाँ पर है। बड़ी रोचक है कि मैं जब उनके ऊपर काम कर रहा था, लिख रहा था, तो उनके मकान की फोटो खींचने गया, तो उनकी पुश्तों के या उनके परिवार में जो रहते हैं, तो एक बुजुर्ग आदमी थे। उनसे उनसे किसी ने पूछा कि फोटो खींच रहे हैं तुम्हारे मकान की? तो उन्होंने कहा, काहे? कहीं संग्रहालय बनवावे जा रहे हैं। अब वो भड़क गए बड़ी तगड़े में। ये इलाके की बड़ी अच्छी चुहल होती थी। कहा, काहे संग्रहालय बनाए रहे हो? पुरुषोत्तम दास टंडन सबके दिल में रहा था, सबके दिल को संग्रहालय बनाओ। कितनी बड़ी बात थी कि सबके दिल को संग्रहालय बनाओ, एक मकान को संग्रहालय बना के क्या करोगे? चक्कर ये है कि राजर्षि को उस मोहल्ले के लोग ही नहीं, पूरा पूरे देश के लोग जीते थे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ हमारा कनेक्शन इसलिए भी बड़ा था कि वो जिस धर्म को मानते थे, उन्हीं उसी धर्म में हम लोग भी हैं, राधा स्वामी मत के। राधा जी स्वामी संप्रदाय के चौथे गुरु बाबूजी महाराज के वो अनन्य भक्त थे। और ये शायद बहुतों को नहीं पता कि बाबूजी महाराज ने, जो गुरु महाराज हमारे थे, उन्होंने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम रखा था अनंत शरण। अनंत शरण नाम रखा था। और अनंत शरण नाम से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने बहुत कुछ रचा है जिसे लोग नहीं जानते हैं। और मैं आपको बताऊं कि राजर्षि जी के पास इतनी क्षमता थी, इतनी क्षमता थी। हम उन्हें बहुत भारत रत्न रहे हैं और हम उन्हें बहुत सारे लोग, बहुत सारी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी उन्हें नहीं जानती कि हमारे शहर के एक इस राजर्षि, जिसे 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 उपाधि दी गई राजर्षि, देवराहा बाबा ने उन्हें राजर्षि की उपाधि दी कि आप राजर्षि हैं, आप ऋषि हैं, ऋषि की तरह रहने वाले व्यक्ति। आपको बताते हैं कि वो कभी भी अपने परिवार को लेकर या अपने इलाके को लेकर कभी बायस नहीं हुए। कभी भी ये नहीं किया कि हम इसका भला करेंगे और इसका नहीं करेंगे। हम आपको बताते हैं कि भाषा के प्रति अटूट प्रेम। आज हम राजभाषा की बात करते हैं, आज हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, हम हिंदी की बात करते हैं। आपको ये जानना होगा और पीढ़ियों को ये जानना होगा, मैं पीढ़ियों को संबोधित कर रहा हूं, कि आपको ये जानना होगा कि हमारी भाषा को यह गौरव दिलाने का काम मदन मोहन मालवीय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का है। ये लोग थे जिन्होंने जिन्होंने हमारी भाषा को समझा, हमारी भाषा को दूर तक ले जाने का काम किया, हमारी भाषा को बढ़ाने का काम किया। एक अंग्रेज अफसर से कहा, जबकि राजर्षि जानते थे अंग्रेजी, लेकिन सामने खड़ा था, तो और आपको बताएं कि उसने जब बात करना शुरू किया और राजर्षि ने उसकी दो बार, तीन बार, चार बार उसने हिंदी में ही बात जवाब दिया। जब उन्होंने हिंदी में जवाब दिया तो उसने कहा कि कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? तो राजर्षि ने कहा, यही प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों से आप हमारे देश पर राज कर रहे हैं और आप हमारी भाषा नहीं सीख पाए, तो आप हमसे क्यों उम्मीद करते हैं कि आपकी भाषा हम सीख लेंगे? पहले हमारी भाषा सीख लीजिए। ये कहने का, ये डट कर कहने का बात कहां है अब लोगों के पास? उसने कहा, ओके, मैं कल आपसे मिलूंगा। अब जब उन्होंने ये इतना अंग्रेज ने बोल दिया तो उन्होंने कहा, ठीक है,
टूटी फूटी भी बोलोगे हिंदी तो मैं सुनने जरूर आऊंगा। और फिर देखिए, यहीं से हमें पकड़ना चाहिए। जो कोई भी, मैंने यही बात पकड़कर राजर्षि टंडन की, हमने जब बात की दक्षिण भारतीय हिंदी भाषियों से, तो मैंने कहा आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा ना, हिंदी सुनने के लिए हमारे हिंदी के महानायक राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी कहा था, टूटी फूटी हिंदी भी बोलोगे तो हम सुनेंगे। तो हम सुनेंगे ना, काहे के लिए परेशान है, हम उन्हीं के मोहल्ले से आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो जिन जिन लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं, वे लोग जो थे अपने दिनों को कैसे मजबूती के साथ जीते थे, कैसे मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े हो गए कि तुम हमारे देश में इतने वर्षों से हो और तुम हमारी भाषा नहीं सीख पाए, और तुम सोचते हो कि हम तुम्हारी भाषा सीख लें। क्यों सीख लें तुम्हारी भाषा, तुम बोलो ना हिंदी में। जबकि राजर्षि पुरुषोत्तम दास अंग्रेजी जानते थे, लेकिन उस अंग्रेज अफसर को सबक सिखाना था ना। मैंने कहा ना, एक तरफ मदन मोहन मालवीय है कि वो हिंदी में बात करके उस पादरी को चमत्कृत कर देते हैं। उस पादरी को लगता है कि इसे अंग्रेजी सिखा के मैं बाइबिल का प्रचार कराऊंगा। वो झटके में आ जाता है जब उसको पता चलता है कि उसने तो अंग्रेजी सीखी है हम ही को बात सुनाने के लिए। जब वो बाद में, अभी तो बात की बात पढ़िए कि मदन मोहन मालवीय ने लिखा कि हाँ, वो तो सोच रहा था पादरी कि इसको अंग्रेजी सिखा के मैं इससे बाइबिल का प्रचार कराऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा संचारक है, जनसंचारक है, ये तो जनसंचार करता है। लेकिन वो तो मदन मोहन मालवीय की अपनी गणित थी कि हम अंग्रेजी सीख कर क्या करेंगे। इधर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो अंग्रेजी जानते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें अंग्रेजी हिंदी सीखनी पड़ेगी क्योंकि तुम अंग्रेज हो। कहने का मतलब है कि मैं इन दोनों को, इसीलिए मैंने दोनों का नाम लिया, यही है जो हमारी भाषा की बनावट। और कहते हैं ना, कोई भी संस्कृति, कोई भी शहर अपनी बोली बानी से, अपनी भाषा से जाना जाता है। आप देखिए ना, हम लोग कहते हैं खाबो कि ना खाबो, जाबो कि ना जाबो, करबो कि ना करबो, ये हमारी भाषा है। अगर आप मिर्जापुर चले जाइए तो वहां होता है जाबा कि ना जाबा, खाबा कि ना खाबा है। इधर अगर आप चले जाएंगे पूर्वांचल की तरफ, खैबा कि ना खैबा, जैबा कि ना जैबा है। अगर वहां शाहजहांपुर चले जाएंगे तो वो होगा जाइए कि ना चाहिए, खाइए कि ना खाइए। अपनी बोली बानी है शहर की और अपनी भाषा है देश की। अपनी भाषा से हम पहचाने जाते हैं, अपनी भाषा हमारी पहचान और संस्कृति बनाती है हमारी भाषा। इसलिए हमें अपनी भाषा, और जब भी भाषा की बात हम करेंगे, राजर्षि को सिर माथे लगा कर रखना होगा, मदन मोहन मालवीय को सिर लगा कर रखना होगा। वाह वाह। तो भाषा के लिए अपनी भाषा हिंदी, आज मैं एक आलेख भी पढ़ रही थी सर कि कुछ कैसे 150 भाषाओं को हमने खो दिया है, क्योंकि अब लोग अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में कम अंग्रेजी भाषा में ज्यादा बात करने लगे हैं, और गांव के स्कूलों तक भी अंग्रेजी भाषा बच्चों पे थोपी जा रही है। तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपनी भाषा का प्रचार प्रसार ज्यादा करना चाहिए। बनस्पत इंग्लिश तो, अंग्रेजी तो सभी बोलते हैं, अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है, बट हमारी जो अपनी भाषा है, चाहे वो हमारी खुद की इलाहाबादी हो या हमारी खड़ी बोली या हिंदी, हमें अपनी ही भाषा पे ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी भाषा को उपयोग में लाएं। और आने वाली पीढ़ियां, देखिए, संस्कार और संस्कृति तभी तक संरक्षित रहेंगे जब तक हम उन्हें अपने हिसाब से संरक्षण देते रहेंगे। तो भाषा ऐसी है कि हमें जितना हो सके अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय टंडन जी ने उस अंग्रेज अफसर को ये बता दिया कि तुम आए हो हुकूमत करने, लेकिन तुम्हें हमारी भाषा नहीं आती और सीखनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ मालवीय जी थे जिन्होंने अंग्रेजी सीखी अंग्रेजों को हराने के लिए। तो ये दो व्यक्तित्व हमारे ही बीच, दोनों की सोच अलग, लेकिन उनका जो एम था, देश एक था, देश एक का, समरसता का, वो सर बहुत अच्छा लगा। वे दिन, वे लोग, कैसे उन लोगों ने इतना कुछ हमारे शहर के विकास के लिए किया, प्रोग्रेस के लिए, चाहे साहित्यिक हो या सांस्कृतिक हो या शैक्षिक हो, सब में योगदान दिया। तभी हमारे शहर का वैल्यू, हमारे शहर का वजूद इतना ऊपर है। और पीढ़ियां दर पीढ़ियां लोग आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। आप शिक्षक हैं,
आप तो जानते होंगे कई बच्चे आपके संपर्क में आते हैं और फिर वो इलाहाबाद हमेशा के लिए छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिलों में इलाहाबाद जिंदा रहता है। और हम जैसे लोगों के लिए पुराने लोगों के बारे में जानना बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम सिर्फ उन्हें पढ़ सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हमें उनके बारे में बता सके। तो इसलिए मैंने आज ये परिचर्चा आपके साथ की। सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो प्रयागराज, इंटैक्ट प्रयागराज चैप्टर आपका फिर से एक बार आभार प्रकट करता है कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे लोगों तक, हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन तक हम आपकी बात पहुंचाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अपने शहर को एक बार फिर से दोहरा लेने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते।